देखो, देश में तो नहीं, एनसीआर में पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। और मैं हर जगह, हर भाषण में एक बात कहता हूँ कि अकेले सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे और पोल्यूशन के प्रति ध्यान नहीं देंगे, पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता। सबसे पहला तो मैं कहता हूं कि जो पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पर बैन करो, इसका प्रचलन खत्म करो। हरियाणा में 2013 से इसका बनना और बिकना बैन है, लेकिन फिर भी आम आदमी रेहड़ी पे, दुकान में, रोड में, सब जगह पॉलीथीन का चलन है। जब तक आप लोग इस पर खुद ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा चीज है जो जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है इलाके को। आप इसमें आग लगा के देखो, सबसे ज्यादा काला धुआं जो पूरे वायुमंडल को खराब करता है पॉलीथीन से होता है। शहरों में जितनी भी सीवर की चौक होने की समस्या है, वो 90% कारण इसका पॉलीथीन का बैग। और एक पॉलीथीन पे बैग को बढ़ने में लगभग 400 से 450 साल लगते हैं। हम ये मानते हैं कि एक जनरेशन भी 25 साल के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तो 16-18 पीढ़ियां गुजर जाएंगी एक पॉलीथीन के बैग को गड़ाने में। इसलिए इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करो, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा मैं कहता हूँ कि ये जो हम कार्ड छपवाते हैं किसी भी खुशी का, अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। सब आधुनिक युग में एक रिक्शा पुलर से लेकर बड़े बड़ा उद्योगपति अंबानी तक, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आज भी हम इस देश में दुख की घड़ी में 2025 में भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड नहीं छपवाते। तो मैं कहता हूँ, कार्ड जब दुख में नहीं छुपाते तो खुशी में क्यों नहीं। तो कितने, हमने 2017 में एक सर्वे करवाया, उसके मुताबिक एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते थे। आज 2025 है, कुछ ने कुछ चलन बढ़ा होगा, लेकिन आज 2025 में भी मैं ये मानता हूँ कि 10 करोड़ कार्ड भी छपते हैं। तो अब 7 करोड़ कार्ड छपते हैं और 3 करोड़ सूटकेस छपते हैं बड़े बड़े। जो आदमी अपनी हैसियत के अनुसार बड़े बड़े कार्ड छपवाता है जिसमें बहुत से सामान दिए जाते हैं, तो कहाँ से बनते हैं कार्ड? ये पेपर से बनते हैं। तो पेपर कहाँ से आता? पेड़ कटने से आता है। तो हम कम से कम, क्योंकि देश जब प्रगति करता है और विकास करता है तो स्वाभाविक रूप में पेड़ कटना अनिवार्य है। सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मंजूरी भी देता है, लेकिन एक पेड़ के बदले में हम 10 पेड़ लगवा देते हैं। लेकिन यदि एक 30-40 साल का पेड़ कटेगा और हम छोटे 10 पेड़ लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त हवा देगा, फल देगा। तो हमारी कोशिश है कि जो हम बचाव कर सकते हैं, तो शादी के कार्ड तो हम, ये पेड़ तो 10 करोड़ कार्ड छपवाते हैं, ये तो बंद हो। यदि दो काम भी हम करेंगे जो हम कर सकते हैं, तो प्रदूषण नहीं होगा, कम होगा। और हम पेड़ लगाने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। और मैं तो ऊपर जाके कहता हूँ इससे भी ज्यादा, कि हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम आ जाता है। इसलिए आप कम से कम 2 पेड़ लगाएं, आने वाली नस्लों को भी अच्छी आबो हवा में रहने का हक मिल सके। इसलिए जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए। और पेड़ लगाए नहीं, उनका 5 साल तक बच्चे की तरह देखभाल करें, तब जाके हमारा वायुमंडल ठीक होगा और आने वाली पीढ़ियों को, हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी शायद 4थे स्थान पर है, आने वाले समय में 3रे स्थान पर आ जाएगी। और यदि हम विकसित राष्ट्र, दुनिया का भी सबसे बड़ा देश बन जाए आर्थिक तौर पर, जब तक हमारा पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो हमारी सेहत नहीं ठीक होगी। और शास्त्रों में भी कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तभी रहेगी जब आपका प्रदूषण ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। इसलिए मैं सबसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, कार्ड छपवाना बंद करें, और जहां तक हो सके वहां पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले समय में वातावरण ठीक हो सके। इस इलाके में औद्योगिक इलाका है, चावल हुआ, खावड़ा हुआ, केमिकल युक्त इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मसानी बराज में इसका पानी जाता है, एसटीपी का भी पानी जाता है, और केमिकल युक्त फैक्ट्री का भी पानी जाता है। विधानसभा में भी इसके ऊपर प्रश्न उठे हैं। सरकार ने और हमने और राजस्थान ने भी इस बारे में चर्चा की है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी इस बारे में चर्चा की। कल भी वो आए थे मानेसर में, इसकी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी इसका एक प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम बना रहे हैं,
और निकट भविष्य में इसका समाधान आपको दिखाई देगा। इसके अलावा एक आदमी इसके अलावा बावन में भी HSIDC वहाँ जो पानी वहां भी CTP लगा रहे हैं और कोशिश होगी इस साल में आपका इसका रिजल्ट दिखाई देगा। सर जो आप बात कर रहे हैं रेडी वालों को चालान काट करते हैं, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत से केस बनाए आपकी निगाह में नहीं। मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप जानकारी दो कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम उसको बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये हर आदमी का कर्तव्य है कि बताए कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और मीडिया वालों को तो हमसे ज्यादा ज्ञान है, कहाँ बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट है, अपनी कोशिश करेगा, उनको सील लगाएगा, उनको बंद करेगा और उन पे जुर्माना लगाएगा। इसमें एडिड क्वेश्चन है कि जो पैक में माल आता है वो पॉलिथीन में आता है, वो पैकिंग नहीं है, उनको भी आज तक हाँ, उनको भी कहा गया कि इसका बदलो आप और ऐसी चीज में पैकिंग करो जो जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। देखिए शिक्षा को लेके है, आज ज्ञान आया है कि 15,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली और कई जिले ऐसे हैं जिनमें 2-2 हजार से नहीं, ये मैं नहीं कहता, मेरे ज्ञान में नहीं है 15,000, लेकिन हाँ रिक्त पद हैं और हमने SS बोर्ड को उसकी रिक्रूटमेंट के लिए भेज रखा है। निकट भविष्य में उसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, सभी स्कूलों में अध्यापक आ जाएंगे। अच्छा, 200 बेड का हॉस्पिटल उम्मीद करो कि इसका जल्दी समाधान हो जाए। सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है कि लंबा समय हो गया तो एजुकेशन चलता होगा? ये मेरे महकमे से संबंधित सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर प्रयत्नशील है कि इसका समाधान निकले और जल्दी रेवाड़ी में 200 बेड का हॉस्पिटल बने। हाँ जी, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार पहले से सब्सिडी देती आई, आगे भी देती रहेगी। 40 लाख से ऊपर तक की नहीं, मैं 40 लाख से ऊपर की मैं बंद कर रहा हूँ। 40 लाख से नीचे तक की चालू रहेगी, लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। क्योंकि जो 40 लाख से ऊपर की व्हीकल खरीदता वो तो वैसे पैसे वाला, उसको सब्सिडी का कोई फायदा नहीं। हम ये चाहते हैं आम आदमी जो सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करता है वो गाड़ी लेना चाहे तो उसको सब्सिडी दी जाए। हमारे यहाँ RC पर भी 8% है, नहीं, हमने 0% की थी, लेकिन एक कैपिंग की थी, उसमें उतनी मात्रा में पूरी हो गई। दोबारा इस विषय में कैबिनेट में चर्चा करेंगे, क्यों अकेला मेरा विषय नहीं है। यदि कैबिनेट इसकी परमिशन देगी तो फिर आगे इसका टैक्स घटाया जाएगा। क्या वोट चोरी? देखो, जो चुनाव हार जाता है वो कोई न कोई कारण गिनाता है, कोई यूं नहीं कहता मुझे जनता ने नकार दिया। वोट चोरी कांग्रेस पहले सरकार बनती थी जब कभी वोट चोरी नहीं गई, यही प्रक्रिया थी, यही इलेक्शन कमिश्नर कोई न कोई लगता था। जब कांग्रेस 3 चुनाव लगातार हारती गई तो वो चोरी का आरोप लगाती है। मेरा आकलन ये कि चोरी नहीं हो सकती। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार वोट डालता है, सबके सामने डालता है, वो अंदर दिखा पाता है। और आजकल तो वो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, वीवीपैट निकल के आता है। तो जो हार जाए कोई न कोई आरोप तो वो लगाए। साहब, मैं नरवीर सिंह हर्बल पार्क बना के कोई भी अब मैं राजी नहीं हूँ। ये हर्बल पार्क सिर्फ नाम के लिए बढ़ते हैं, इसकी कोई उचित देखभाल नहीं होती। मैं पिछली बार जब फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो मैंने अपने गांव भूतपुर में हर्बल पार्क बनाया, मेरे हटने के बाद उसमें एक भी पौधा नहीं बचा। अब सिर्फ नमो वन ये बनाएंगे जहाँ पेड़ बड़े बड़े लगे, हर्बल की कोई वो नहीं, अच्छे पेड़ लगाएंगे जो 24 घंटा ऑक्सीजन दे। और जो हमारे इलाके के जो पेड़ जहाँ जहाँ लगते हैं उन पेड़ों को लगाने की व्यवस्था मैंने की है। और आहिस्ता आहिस्ता काबली की कर जो है उनको मैंने कहा कि 10% हर साल उनको हटाओ और नए पेड़ लगाओ। सर, CM साहब ने घोषणा की थी तंबाकू गुटखा बैन की पूरा देखो, मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूँ जिस सरकार में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन 1996 में बंद किया गया और 1998 में उसको खोला। जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जन समर्थन नहीं मिलेगा, कोई भी पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इसमें आप लोग सहयोग करें। सरकार अपनी कार्रवाई करती, लेकिन सरकार उतना नहीं कर सकती जितना आम आदमी भागीदारी कर सकता है। 22 सितंबर से GST कंपनियां डेयरी प्रोडक्ट में बनवारी लाल जी रहे हैं,
और फिर 30 तारीख को घटाने के बाद 12% दोबारा से कर दिया डेयरी प्रोडक्ट मीठा। अपनी सरकार अपने प्रोडक्ट उन पे दाम फिर से बढ़ गए, तुम्हारी शिक्षा में तो लगता है जेब पे मार जनता की पड़ी। सब मेरे को इस बारे में जानकारी, लेकिन इस बारे में चर्चा जरूर करूँ जो आपने कहा। एक दूसरी बात हो रहा है सर, कपड़ा जो रेडीमेड बिकता है उस पे जीएसटी 12% से घटा के 5% कर दिया, लेकिन जो आगे से वो कपड़ा बनता है उस पे 18% कर दिया। यानी कि टोटल कपड़ा अगर मैन्युफैक्चरिंग होकर मार्केट में आएगा तो 23% जीएसटी है। ऐसे में लगता है कि आम आदमी को वहां भी फर्क पड़ता है। देखो, एक कीमत तक कपड़ा सस्ता किया है कि 2500 रुपए तक की पैंट कमीज लोगे तो आपको सस्ता है, और जो इससे महंगी पहनता है तो वो विलासिता की चीज है, वो उस पर टैक्स दे। लेकिन मैं आज इस माध्यम से भी अपील करता हूँ कि लोग खादी का इस्तेमाल करें, अपने देश की बनी हुई है, और जो भी चीज पहने वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पहनेंगे। हमारा पुराना मोदी जी ने कहा कि हमारा उस वस्त्र में, उस वस्तु में हमारा पसीना दिखाई देना चाहिए, जब भारत विकसित बन पाए। प्रधानमंत्री का दौरा है अम्बाला में प्रस्तावित हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? वहाँ हमने एक शहीद स्मारक बनाया है, उसका उद्घाटन के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप समय दो, तो जब भी वो समय देंगे उसका उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा आएंगे। ओबीसी चेहरे के तौर पर जो कांग्रेस ने राहुल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भाजपा सरकार हरियाणा सरकार के सामने किस तरह से देखते हैं? मैं ओबीसी समाज से संबंध रखता हूं, मैं तो मुबारकबादी दे सकता हूं। अहिरवाल में इतने सालों के बाद अध्यक्ष बना तो मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और जब तक विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्ता पक्ष भी ठीक काम करता है। लेकिन कैप्टन साहब की नाराजगी, देखो, पार्टी में आपस में नाराजगियां चलती रहती है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन नरवीर सिंह अपनी तरफ से नरेंद्र भाई को मुबारकबाद देता है, शुभकामनाएं देता है। मंत्री जी, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्लांटेशन के लिए, और प्लांटेशन के बाद जो पेड़ बनता है उस पर टैग किए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, जिसकी पॉलिसी नहीं है, कोई अनुमति नहीं दी जाती, और फिर उसके बाद में टैग लगे हुए हैं। नगर परिषद और जो है उनकी जमीन पे जो पेड़ है उनका मामला है। कोशिश करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी हटवा दें। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिया है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग आत्मनिर्भर भारत से होकर गुजरता है। हरियाणा की 3.25 करोड़ की जनता इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इसे हर गांव और हर शहर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। 90 दिनों के इस अभियान के दौरान भाजपा और उसके कार्यकर्ता देश के लोगों से संपर्क करेंगे और उन्हें स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही अकेले कोई भारतीय जनता पार्टी का स्वदेशी आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये देश के सभी नागरिकों को होना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े, ताकि हमारा भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन सके। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह संदेश देश की घरेलू क्षमताओं को सशक्त बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ विकास की दिशा को व्यापक सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ता है, जिसमें महात्मा गांधी की स्वदेशी अपनाओ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की परिकल्पना स्पष्ट तौर पर समाहित है। आत्मनिर्भर भारत की ये यात्रा गहराई से देखी जाए तो इसके केंद्र में स्वदेशी का गौरव और अंत्योदय का दर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। यानी विकास की रफ्तार केवल बड़े उद्योगों और आधुनिक तकनीक तक सीमित न रहकर हर नागरिक के बुनियादी कल्याण, शिक्षा और सामाजिक न्याय को भी साथ लेकर चलती है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 3 स्तंभों स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा पर आधारित है। स्वदेशी का अर्थ है
कि वस्तुएं भारत में ही बने और उनका उपयोग भी भारत में हो। इस दिशा में कई उपलब्धियां सामने आई हैं। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 1.70 लाख तक पहुंच चुकी है। इसरो ने पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। एमएसएमई और निर्माता योजनाओं के माध्यम से निर्यात 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बीते एक दशक में भारत की अथक विकास यात्रा में वंचितों और पिछड़े हुए लोगों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें धरातल पर उतारा गया। वह इस दृष्टिकोण का सशक्त प्रमाण है। यही सोच हमारे देश को अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत तक पहुंचाने की शक्ति देती है। प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में ठोस सुधारों और नीतियों का मार्ग प्रशस्त किया है। 2017 में लागू जीएसटी और टैक्स सुधार ने दशकों पुरानी जटिल कर व्यवस्था को सरल कर दिया और हर भारतीय को राहत पहुंचाई। इसके बाद जीएसटी 2 ने गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और उद्योगों को और अधिक लाभ दिया है। आत्मनिर्भरता अब केवल विचार नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है। यूपीआई ने वैश्विक पहचान बनाई है। मेक इन इंडिया पहल ने देश को सिर्फ उपभोग के बाजार से उत्पादन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाया है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आए। मोबाइल उद्योग इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। 2014 तक भारत में मोबाइल निर्माण नगण्य थी और बाजार पूरी तरह इंपोर्ट उपकरणों पर निर्भर था। आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण केंद्र बन चुका है। एप्पल, सैमसंग, शाओमी जैसे कंपनियां प्रमुख मॉडल भारत में बना रही हैं। इससे आयात पर निर्भरता घटी है, लाखों रोजगार पैदा हुए और 2023-24 में मोबाइल निर्यात 15 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसी तरह इसरो के मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान मिशन ने भारत की वैश्विक छवि बढ़ाई है। भारत अब दवाओं और टीकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। वैश्विक स्तर पर 20% जेनेरिक दवाएं और 60% वैक्सीन भारत से जाती हैं। अमेरिका में उपयोग होने वाली 40% और ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से जाती हैं। मेक इन इंडिया नीति के तहत देश में बिकने वाली 99% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने भारत के उद्योग जगत को नई रफ्तार दी। वर्ष 2014 में विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत 190 देशों में 142वें स्थान पर था, लेकिन नियम सुधारों में और परमिट, टैक्सेशन, बिजली कनेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के बाद 2020 तक भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया। इसका नतीजा यह हुआ कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा और उद्योगों की गति तेज हुई है। आत्मनिर्भर भारत का असली मकसद अंत्योदय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से जोड़ा है। जन धन योजना के माध्यम से अब तक 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना से 10.33 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला और पीएम स्वनिधि के तहत लाखों रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी कर्ज प्रदान किया गया। गति शक्ति योजना के जरिए ग्रामीण और छोटे कस्बों तक विकास पहुंचा है। साथियों, प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, अंत्योदय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संतुलन का विजन है। मेक इन इंडिया से लेकर INS विक्रांत, सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर उज्ज्वला
और जनधन योजना तक हर पल भारत को निर्भरता से सशक्तता की ओर ले जा रही है। देखो, ये घोटाले का वीडियो वायरल तो बहुत पहले हुआ था और ये इनेलो ने जारी किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 बार टिकट दिए शायद, तो ये तो मुद्दा ही उनके लिए नहीं है। और मैं तो अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि अहिरवाल में बहुत सालों के बाद कांग्रेस ने प्रधान बनाया और हमारी कम्युनिटी का बनाया, इसलिए मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये मानना भी है कि प्रजातंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष भी उतना काम नहीं कर पाता। हमारी गलतियों को उजागर करता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र भाई से कि जो हमारी अच्छाई है उनको भी जनता के बीच में मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एक विपक्ष लगातार कह रहा है कि रेवाड़ी में अवैध प्लॉटिंग जोरों से हो रही है और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मन से कहते हैं कि गुड़गांव में पूरी तरीके से अवैध कॉलोनी काटी गई थी। अब विपक्ष कह रहा है कि उनके गुर्गे काट रहे हैं, किस तरह देखते हैं इनको कहना? देखो, ये तो लोग चिन्हित करेंगे कि कौन काट रहा है, पर सरकार इसके प्रति गंभीर है कि कहीं भी अनऑथराइज कॉलोनी ना कटे। माननीय मनोहर लाल जी ने अपने समय पे अफोर्डेबल हाउसिंग लाए, दीनदयाल योजना लाए कि ताकि सरकार को भी रेवेन्यू मिले और आम आदमी को सहूलियत मिले और एक डंडा ना रहे, उनको पर तलवार ना लटके कि कल को मेरा मकान टूटेगा। सारी सुविधाएं सरकार दे। उसके बाद भी कोई अनऑथराइज कॉलोनी काटता है तो उसको रात को नींद नहीं आती, पीड़ा पंजे का डर रहता है। और सरकार गुड़गांव में भी हमने बहुत सी अवैध कॉलोनियों को तोड़ा है। तकरीबन कई हजार करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्जा करके किराया खाते, उनको छुड़वाने का काम जारी है। कई डीटीपी हमने लगा रखे। उम्मीद करता हूं कि रेवाड़ी भी उसका चलन पे चलेंगे और रेवाड़ी में भी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं कटेंगे। लेकिन रेवाड़ी के लोगों को देखना है, रेवाड़ी के प्रशासन को देखना है कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनी ना कटे।